हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं जीएस वर्ड का जो थर्ड टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका अधिकार कर्तव्य संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य नहीं है? यह पहला ऑप्शन देखते हैं। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं, ये भी बिल्कुल सही, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, ये भी सही है। भारतीय संघ में राज्यों का संविधान से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त है, गलत। ये राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त नहीं है संविधान से, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कथन कराने वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा? तो ये कहा है केसी वीयर ने, केसी वीयर ने। अब इसे कारण देखते हैं। क्योंकि भारत में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में झुका है, बिल्कुल सही। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है, तथा कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसमें है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान संतुलन चक्र किस संस्था को कहा जाता है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था में संविधान संतुलन चक्र किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यायपालिका को। यह संविधान में संतुलन चक्र बनाए रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता है, गलत। भारत में दोहरी नागरिकता क्यों है, कहाँ है? सभी भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के ही नागरिक है, किसी देश के किसी राज्य के नागरिक नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संघ में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, गलत। राज्यों का समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है। राज्यसभा में देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जो सीट है 31 है, गुजरात का देख लीजिए 11 है। अब सभी राज्यों का अलग अलग, तो समान प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है राज्यसभा में, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के लिए उनकी सहमति आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही। अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो उस राज्य की जो सहमति है वो आवश्यक नहीं है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो आपका केवल 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कारण आर कहा गया है। फिर कथन पढ़ते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, न कि राज्यों के बीच का संघ, बिल्कुल सही। भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, न कि राज्यों के बीच का संघ, मतलब कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। मतलब कि भारत का जो राज्य संघ है उसको कहा गया है यूनियन ऑफ द स्टेट। फिर क्योंकि भारतीय संघ राज्यों में आपसी समझौते से नहीं बना है, बिल्कुल सही। जो फेडरेशन दो प्रकार के, मतलब जो यूनियन होता है, संघ होता है, वो दो प्रकार से बनता है। एक बनता है आपका जो राज्यों के बीच आपसी समझौते से बनता है, एक बनता है जो केंद्र है उसका उसको कई सारे यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो आपसी समझौते से बना है ये भारत में नहीं बना है, ये अमेरिका में बना है। क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते से नहीं बना है, जो भारतीय संघ है आपसी समझौते से नहीं बना है। ये आपसी समझौते वाला जो क्राइटेरिया है ये आपका यूएसए में लागू होता है, तो भारत में नहीं है, तो ये सही है। तो कथन ए सही है और जो कारण आर है इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एक मिनट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही नहीं, यानी असत्य पूछा है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित है, एकदम सही। भारतीय संघ में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, ये भी सही है। भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है, गलत। राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है भारतीय संघ, तो ये गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
राज्यों की सीमा में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पढ़ते हैं, कथन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा गया है, बिल्कुल सही, केसीवीयर ने कहा है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में भी केंद्र को राज्यों पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त है, बिल्कुल सही। ये कथन का व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, जी बिल्कुल, भारतीय संविधान लेकिन लिखित संविधान है। शक्तियों का संवैधानिक वितरण, बिल्कुल सही, संविधान के अनुसार शक्तियों का वितरण हुआ, जिसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। ये संवैधानिक वितरण है। राज्यों का समान राज्यों की समान संप्रभुता, गलत, राज्यों को संप्रभुता प्रदान ही नहीं की गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्याय का ये सही है आपका। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। ये इधर विषय दिया है, संवैधानिक आधार दिया है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ, किस अनुच्छेद में है आपकी, 248 में। संघ राज्य विवाद, जो संघ राज्य विवाद है ये जो जुडिशरी है उसका जो मूल क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत आता है। तो मूल क्षेत्राधिकार 131 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। विधायी शक्तियों का वितरण, ये आपकी 7वीं सूची में है, विधायी शक्तियों का वितरण। तो आपका सीधे सीधे सब मैच है, 1 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, गलत। राज्यसभा संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही। जो राज्यसभा है वो भारत में संघीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए उनकी सहमति अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल सही। राज्यों की का पुनर्गठन जब करना हो तो राज्यों की सहमति लेना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन ये दोनों सही है। पूछा कौन सा, सही उत्तर कौन सा है, 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय संसद की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी असत्य है। फ्रेंड्स, एग्जाम हॉल में ये जरूर लिख लेना चाहिए असत्य, क्योंकि ये हो सकता है भूल सकता है, ये हाईलाइट कर देंगे तो ये नहीं भूलेगा। प्रत्येक विधेयक को 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, बिल्कुल सही। जब विधेयक पास होता है तो उसको 3 वाचन से गुजरना पड़ता है, 1 2 3। जो तीसरा वाचन होता है वो लास्ट वाला होता है। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है, गलत। जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, केवल संशोधन का रिकमेंडेशन भेजा जा सकता है लोकसभा को कि आप ऐसा इसमें संशोधन कर दीजिए, सुझाव सिर्फ दिया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है, बिल्कुल सही। साधारण विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देना, लोकसभा की अवधि एक बार में कितनी बढ़ाई जाती है, 1 वर्ष। लेकिन जब अधिकतम पूछा जाए, अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है, तो आपातकाल की पूरी अवधि होता है प्लस 6 माह। और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अगर समाप्त होने के बाद अगर संसद क्या करती है, उसको समाप्त करने के लिए रिजोल्यूशन पारित नहीं करती है, तो आपातकाल की अवधि जब समाप्त होती है, पूरी होती है, तो उसके 6 महीने के बाद जो आपातकाल की जो बढ़ाई गई कार्यकाल होती है लोकसभा की, अपने आप खत्म हो जाती है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये क्लैरिफाई नहीं किया है क्वेश्चन कि एक बार में अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष। और अधिकतम कितनी होती है, आपातकाल की पूरी अवधि प्लस 6 माह। आपातकाल खत्म होने के मैक्सिमम 6 माह तक और कार्यकाल रह सकता है, उसके अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो आपका ये क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं बता रहा है। तो आपका ऑप्शन, एक बार में अधिकतम कितनी बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष। और अधिकतम पूरे कार्यकाल में कितनी बढ़ाई जा सकती है, आपातकाल की पूरी अवधि प्लस 6 माह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन पढ़ लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो होता है,
75 क्लॉज 3। इसके अंतर यह है कि जो मंत्रिमंडल होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व तो लोकसभा के विश्वास पर आधारित है। बिल्कुल सही। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो इसलिए ये कारण सही है। इसकी व्याख्या सही करता है कि क्योंकि मंत्रिमंडल का अस्तित्व लोकसभा के विश्वास पर आधारित है, जब तक लोकसभा का विश्वास मंत्रिमंडल में है तब तक मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहेगा। तो कथन एक का जो व्याख्या है वो कारण आर कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन है। ये संवैधानिक विषय और अनुच्छेद। धन विधेयक की परिभाषा सबको मालूम है, 110 में है। राष्ट्रपति को की विधेयक पर स्वीकृति, ये आपका 111 में है। 111 के अंतर्गत ये क्या करते हैं? विधेयकों पर अपनी सहमति देते हैं। संसद की संरचना ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत है, जिसमें लोकसभा लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों जो होते हैं संसद की संरचना में आते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन डी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र राज्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। बिल्कुल सही। ये जो केंद्र राज्य विवाद होते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी आपका मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये आर्टिकल 131 के अंतर्गत होता है। राज्यों के बीच विवादों में संसद को अंतिम अधिकार प्राप्त है। गलत। जब राज्यों के बीच विवाद होता है तो अंतिम जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट लेता है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अनुच्छेद 131 संघीय विवादों से संबंधित है। बिल्कुल सही। अभी मैंने बताया 131 के अंतर्गत आता है इसका मूल क्षेत्राधिकार, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी 1 और 3, क्योंकि सही आंसर पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं यानी असत्य है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन की शक्ति रखता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति संसद की बैठकों में मतदान कर सकता है। गलत। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का एक अभिन्न अंग होता है, लेकिन न तो वो लोकसभा का सदस्य होता है, न राज्यसभा का। जब वो जब लोकसभा या राज्यसभा किसी का जब सदस्य नहीं है तो मतदान कैसे कर सकता है? जब सदस्य होता तभी मतदान कर पाता, तो ये गलत हो जाएगा। और पूछा सत्य है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पुनर्विचार हेतु लौटाने की शक्ति है। बिल्कुल सही। वो पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन पढ़ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी अधिकांश शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। बिल्कुल सही। जो राष्ट्रपति होता है अपनी जो भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, इसलिए जो भारत का राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रधान है यानी नॉमिनल हेड है। तो आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन कौन करता है? ये सबको मालूम है, भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। गलत। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 64 में है। 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होता है। गलत। तो सही आंसर पूछा है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? केवल दो, केवल दो, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में सत्य नहीं है यानी असत्य है? तो क्षमादान की शक्ति रखता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। गलत। जो वित्त विधेयक होता है वो सदन में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। जब पहले से उसकी मंजूरी के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो वित्त विधेयक को वापस क्यों पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है, साधारण विधेयक को लौटाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल सही। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये भी सही। आपका पूछा है क्या है? कौन सा सत्य नहीं है? असत्य पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये देखिए, राष्ट्रपति की शक्ति और संवैधानिक अनुच्छेद होना। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये आपकी 123 में है। विधेयक की स्वीकृति ये 111 में है। लोकसभा का विघटन ये होता है आपका अनुच्छेद
85 के अंतर्गत। क्षमादान की शक्ति जो राष्ट्रपति की है वो आर्टिकल 172 के अंतर्गत। तो एक का हो जाएगा आपका 4, बी का हो जाएगा विधेयक की स्वीकृति 3, सी का लोकसभा का विघटन 2, डी का 1। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। एकदम बिल्कुल सही। जो धन विधेयक है वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। गलत। राज्यसभा जो होती है वो धन विधेयक को संशोधित नहीं कर सकती, केवल वो सुझाव दे सकती है कि इसमें ये संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लेती है। बिल्कुल सही। जो लोकसभा है वो अंतिम निर्णय लेती है धन विधेयक पे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा है? 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के संदर्भ में सत्य नहीं है यानी असत्य है? लोकसभा की संरचना जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। बिल्कुल सही। जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा में सीटें मिलती हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को लोकसभा में नामित कर सकता है। बिल्कुल सही। अब नहीं कर सकता, पहले कर लेता था। तो 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया। इसके पहले राष्ट्रपति एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करते थे। तो अभी फिलहाल ये प्रावधान खत्म कर दिया गया, लेकिन पहले के हिसाब से देखा जाए तो ये सही है। अब नहीं है ये। लोकसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ये आपका गलत हो जाएगा। लोकसभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। लोकसभा जो होती है वो जनता की प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है। यहाँ जनता को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, न कि राज्य को। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, जबकि लोकसभा में जनता को प्राप्त होता है। तो ये गलत हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये सही है। तो पूछा क्या है आपका ऑप्शन कौन सा सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है आपका सी। ये इस टाइम के लिए प्रावधान है, ये इसको डिलीट कर दिया गया है। पहले के लिए हिसाब से ये सही था। इस टाइम ऑप्शन पूछा जाए कौन सा सही है तो सी सही है, क्योंकि गलत पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं वो सदन का संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये किस स्थिति में बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के अभिभाषण हेतु नहीं, दोनों सदनों में गतिरोध होने पर। हाँ, जब दोनों सदन में गतिरोध हो जाता है, किसी बात पे सहमति नहीं बन पाती, किसी विधेयक पे सहमति नहीं बन पाती है, तो ये उस टाइम लोकसभा जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन है, कथन पढ़ लेते हैं आपका। लोकसभा का विघटन होने पर सभी विधेयक समाप्त लैप्स हो जाते हैं। गलत। लोकसभा का विघटन होने पर सभी विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी विधेयक जो समाप्त नहीं होते हैं। जैसे जो विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया और लोकसभा में आया है तो वो समाप्त नहीं होगा। जो विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया वो भी नहीं समाप्त होगा। इससे कई तरह के प्रावधान है जो समाप्त नहीं होते हैं। तो ये आपका गलत दे दिया है, क्योंकि लोकसभा विधायी प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। बिल्कुल सही। ये जो लोकसभा है विधायी प्रक्रिया के एक अनिवार्य अंग है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल ये आपका 5 वर्ष होता है। ए का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। लोकसभा का न्यूनतम सदस्य आयु, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। बी का आपका 2 हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ तो है नहीं। आपको यही डी सही होगा। और मिलान कर लेते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। सी का 3। और लोकसभा का विघटन की शक्ति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के संबंध में असत्य नहीं है यानी सत्य है? सत्य पूछा है। राज्यसभा भंग की जा सकती। गलत। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है, वो भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, ये भी गलत है। सत्य पूछा है। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। बिल्कुल सही। ये आपका एक परमानेंट ये हाउस है। तो आपका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। राज्यसभा लोकसभा का अधीन कार्य करती। गलत।
राज्यसभा लोकसभा से स्वतंत्र होकर कार्य करती है, उसके अधीन नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जगह, क्योंकि गलत पूछा, सॉरी सत्य पूछा है, ये सत्य पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को अधिक स्थायित्व प्राप्त है। बिल्कुल सही, इसका विघटन जल्दी नहीं होता है। राज्यसभा का जल्दी क्या कभी नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा के सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। गलत, आजीवन सदस्य नहीं होते। इसके जो 1/3 सदस्य हैं, प्रत्येक 2 साल पे क्या करते हैं, ये रिटायर होते रहते हैं। तो इस हिसाब से राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ध्यान देने की बात है, जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष को होता है, क्योंकि उनके 1/3 जो सदस्य हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते रहते हैं। और ये जो लोकसभा है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा का कार्यकाल, यहाँ सदस्य नहीं होगा, यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो ये आपका सत्य है, ये पहला सत्य है। और ये आजीवन सदस्य नहीं होते हैं राज्यसभा के सदस्य, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा पूछा है, ये आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के संबंध में सत्य नहीं है, यानी असत्य है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही। लोकसभा में लंबित सभी विधेयक उसके विघटन पर समाप्त हो जाते हैं। गलत, सभी विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। लोकसभा को संयुक्त अधिवेशन में निर्णायक भूमिका प्राप्त होती है। बिल्कुल सही। जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा की संख्या है वो ज्यादा है और राज्यसभा की संख्या कम है। तो जाहिर सी बात है, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि बहुमत के आधार पर निर्णय होता है, तो लोकसभा का जो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा निर्णायक भूमिका निभाती है, क्योंकि ये संख्या में अधिक होते हैं। वैसे ही पता है, लोकसभा की 543 सीट है। और क्योंकि दो दो लोगों का जो आंग्ल भारतीय समुदाय का जो निर्वाचन होता है, अब समाप्त कर दिया गया, तो 245 से घट के 243 हो गया है। और जो राज्यसभा की सीट है वो 245 है। तो जाहिर सी बात है, ये 543, ये 245, तो इनकी संख्या ज़्यादा है, तो यही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक की प्रकृति पर अंतिम निर्णय करता है। बिल्कुल सही। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो धन विधेयक पे अंतिम निर्णय देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। तो पूछा क्या है, असत्य, तो असत्य आपका बी है, क्योंकि लोकसभा में लंबित सभी विधेयक उसके विघटन पे समाप्त नहीं होते हैं। मतलब यहाँ दे दिया समाप्त होते हैं, जबकि नहीं होते हैं। तो अब यही गलत है, तो यही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका संसदीय समितियां दिया हैं और इनका मिलान पूछ रहा है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इनकी रिपोर्टों की जांच करती है। और प्राक्कलन समिति क्या करती है, बजटीय अनुमान और व्यय नियंत्रण रखती है। ये भी सही है, ये सीधा मिलान है। सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है, सरकारी उपक्रमों की कार्य कुशलता की समीक्षा करती है। और आचार समिति क्या है, सांसदों के आचरण से संबंधित मामलों की जांच करती है। सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन बी सही हो, 1 2 3 4, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है तो कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के संबंध में सत्य नहीं है, यानी असत्य है। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। बिल्कुल सही। इसके साथ जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, 3 शब्द जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से। इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बिल्कुल सही। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये भी सही है। इस संशोधन द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई। गलत। जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसको समाप्ति नहीं की गई है।
उसको थोड़ा सीमित किया गया था इस संविधान संशोधन के माध्यम से। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, ये जो संविधान का अ, एक अभिन्न अंग है, जो ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का सिद्धांत है, उसका पार्ट है ये न्यायिक पुनरावलोकन, इसलिए इसको कम नहीं किया जा सकता। तो ये आपका गलत है, इसको शक्ति को समाप्त नहीं किया गया था, तो ऑप्शन सी सही है। इस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को अधिक व्यापक बनाया गया, बिल्कुल सही। तो पूछा क्या गया है, असत्य, तो असत्य यही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये मिलान वाला क्वेश्चन है। ये क्या बताया गया है, संविधान संशोधन से क्या हुआ था। 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। 69वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन में क्या, सबको मालूम, पंचायती राज को दर्जा, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था, जीएसटी संबंधित था। तो एक का दो, बी का एक, ये हो जाएगा एक का दो, एक का दो, बी का एक का दो, बी का एक, फिर तीन चार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा लोकसभा की सीटों की कुल संख्या वर्ष 2026 तक स्थिर रखने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो अभी ये किया गया था 84वां संविधान, 84 संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, ये बताया गया था कि जो सीट है लोकसभा की, अभी तो 543 हो गई है, पहले 545 थी। तो ये सीट है, ये कहा गया था कि ये 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक फिक्स रहेगी, ये सीट बढ़ाई नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा होता था कि हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीट बढ़ाई जाती थी डिलिमिटेशन के माध्यम से। लेकिन ये कह दिया गया 84वां संविधान संशोधन में कि ये सीट जितनी है, ये 545 या अब हो गया 43, ये आपका 2026 तक फिक्स रहेगा। तो ये कहा गया था 84वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन है, कथन पढ़ लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम भारत के लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, बिल्कुल सही। क्योंकि इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी करता है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी सत्य है। संपत्ति का अधिकार अभी भी मौलिक अधिकार है, गलत। कहाँ मौलिक अधिकार, अब इसको समाप्त 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। ये लिखा भी है। 44वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल सही। इसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार था, जिसको समाप्त कर दिया गया, तो ये सही है। संपत्ति का अधिकार संविधान में पूरी तरह हटा दिया गया, गलत, पूरी तरह हटाया नहीं गया है। आर्टिकल 300 ए, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब नीति निर्देशक तत्व का तत्व है, ये भी गलत, नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। तो आपका सत्य पूछा था, सत्य भी केवल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अनुच्छेद दिया और किस विषय से संबंधित है, ये बता रहा है। अनुच्छेद 168, ये क्या है आपका, राज्य की जो विधानमंडल है उसकी संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 169, सबको मालूम है, विधान परिषद जो है उसको या तो सृजित किया जा सकता है या तो उन्मूलन किया जा सकता है, तो ये इससे संबंधित है। 170 क्या है, जो विधानसभा है उसकी संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 171 क्या है, विधान परिषद की संरचना से संबंधित है। ये सीधे सीधे मैच है, एक दो तीन चार, कहाँ है, एक दो तीन चार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। तो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अधिकतम अपने पास रख सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उन्मूलन किया जा सकता है, बिल्कुल सही।
विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 40, सॉरी 40, कम से कम 40 होगी और अधिकतम कितनी होगी? जो विधानसभा है उसके कुल सदस्यों की संख्या की 1/3, इससे अधिक नहीं हो सकती। विधान परिषद के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, गलत। जो विधान परिषद है इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। तो आपका असत्य पूछा है, असत्य यही हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं। विधान परिषद का गठन, संरचना और सदस्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 171 में वर्णित है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, क्योंकि असत्य पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है? विधान परिषद को विधानसभा के समान विधायी शक्ति प्राप्त है, गलत। विधानसभा और को विधान परिषद के समान, जो विधान परिषद है इसको विधानसभा के समान समान विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है। विधान परिषद धन विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर सकती है, गलत। केवल जो विधान परिषद है केवल 14 दिन तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। विधान परिषद केवल विलंबकारी सदन है, बिल्कुल सही। धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक विलंब कर सकती है यानी अपने पास रख सकती है, और जो साधारण विधेयक है उसको मैक्सिमम 4 महीने तक, पहले राउंड में 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। फिर उसके बाद जो विधान सभा के पास जाता है विधेयक, फिर पुनर्विचार के लिए जो विधान परिषद है वो विधानसभा को भेजती है। फिर विधानसभा उस पर सुझाव, मतलब जो संशोधन करके या बिना संशोधन के विधान परिषद को भेजता है, तो विधान परिषद दूसरे राउंड में मात्र 1 महीने अपने पास विधेयक रख सकती है। तो टोटल साधारण विधेयक पे कितने दिन का विलंबनकारी शक्ति प्राप्त है? 4 महीने का। मैक्सिमम 4 महीने तक साधारण विधेयक को रख सकती है और धन विधेयक को 14 दिन तक। तो विधान परिषद केवल एक विलंबनकारी सदन है। विधान परिषद को संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान का अधिकार है, गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा पूछा? सत्य पूछा, तो सत्य केवल हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाला क्वेश्चन है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश शक्ति अस्थायी प्रकृति की होती है, बिल्कुल सही। क्योंकि अध्यादेश को राज्य मंत्री परिषद की सलाह के बिना भी जारी किया जा सकता है, गलत। कहाँ जारी किया सकता है? जब जो राज्य की मंत्री परिषद जब सलाह देगी तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से जारी नहीं कर सकते हैं। अध्यादेश के मामले में राज्यपाल को डिस्क्रेशन नहीं प्राप्त है, मतलब स्वविवेकाधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी असत्य है पूछा है? उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्राप्त है, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय अपीलीय तथा पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार दोनों का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही। उच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार का ही प्रयोग करता है, गलत। मूल क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार है, पर्यवेक्षणी क्षेत्राधिकार है और रिट क्षेत्राधिकार है। WRIT रिट क्षेत्राधिकार है, तो इसको कई सारे क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, केवल मूल क्षेत्राधिकार नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और असत्य ही पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है, बिल्कुल सही। तो गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा गया है इसमें? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका अधीन है, गलत। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। आर्टिकल 50 में कहा गया है जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है, मतलब दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर है, दोनों अलग अलग हैं। तो ये गलत हो जाएगा और ए सही है। तो ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 26 में क्या, 226 में रिट जारी करने की शक्ति है।
अनुच्छेद 233 में क्या क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 235 में क्या किया गया, अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण, सब सीधे सीधे मिले हैं। तो आपका 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है। सत्य पूछा है, पंचायत चुनाव का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, गलत। जो पंचायत का चुनाव है वो राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की गारंटी है, बिल्कुल सही। आर्टिकल जो 243 क्लॉज डी है, इसके अंतर्गत महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। और आपका सत्य पूछा तो यही सत्य हो जाएगा। पंचायती राज 42वें संविधान संशोधन और लागू किया गया, गलत। ये आपका 72वें 73वें संविधान संशोधन और लागू किया गया था, सॉरी 73वें 74वें संविधान। पंचायती राज आपका ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन, तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन होगा, न कि 42वां। फिर ये भी है कि ग्राम पंचायत पंचायत का कार्यकारी अंग है, ये भी गलत है। तो आपका सत्य पूछा है तो सत्य भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी असत्य पूछा है। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा मिला, बिल्कुल सही। नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 9 ए में है, बिल्कुल सही। 9 आपके 9 में पंचायत है और 9 ए में नगर पालिका है। नगर पालिकाओं का गठन और सीमांकन भारत का निर्वाचन आयोग, गलत। निर्वाचन आयोग करता है, गलत। जो ये नगर पालिकाओं का सीमांकन और गठन जो है वो करता है राज्य का निर्वाचन आयोग, न कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग, तो ये गलत हो जाएगा। नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही, ये की गई है आपकी। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, पूछा है सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं कौन सा है, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका अनुच्छेद दिया है और मैच कराना है इसे, कौन सा किससे सही है। राज्य निर्वाचन आयोग है ये 243 के में, तो एक का चार इन दो जगह है। राज्य वित्त आयोग है आपका अनुच्छेद 243 आई में, 2 का 1 यानी ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन और भी मैच करा लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आर्टिकल 148 में है। राज्य लोक सेवा आयोग ये आपका 315 में है, तो आपका ये सही है, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, गलत। ये जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही उनका अध्यक्ष चुना जाता है, न कि जनता द्वारा सीधे, ये गलत हो जाएगा। नगर पालिका परिषद में कार्यकारी समिति होती है, बिल्कुल सही। नगर पालिका परिषद का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया था, ये भी सही। तो सही कूट का चयन कीजिए, तो आपका 2 और 3 होगा, 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, गलत। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। आर्टिकल 315 के अंतर्गत जो अ, अ, राज्य लोक सेवा की बात की जाती है, फिर संघ लोक सेवा, दोनों की बात की जाती है 315 के अंतर्गत, तो ये आपका सही है। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा का गठन 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, गलत। ये मूल संविधान में ही था राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है, गलत। ये राज्य सरकार से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। तो आपका सत्य कौन सा हो गया, सब गलत ही है, ऑप्शन बी सत्य है, तो यही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेंड्स ये आयोग और संस्था दिया है और उसकी स्थापना वर्ष और उद्देश्य दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकारों की स्थापना 1993 में की गई थी, तो 1993 यहाँ हो जाएगा। और मानवाधिकार का संरक्षण करता है ये। केंद्रीय सूचना आयोग ये आपका 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 था उसके अंतर्गत। और नीति आयोग की स्थापना की गई थी आपकी 2015 में सहकारी संघवाद के को बढ़ावा देने के लिए। और योजना आयोग इसकी स्थापना की गई थी 1950 में पंचवर्षीय योजना को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका A का 4 हो जाएगा और B का 3, A का 4 B का 3, फिर यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन मिल रहे हैं और कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं,
उत्तराखंड में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2013 में हुई, जो राज्य स्तर पर अधिकार संरक्षण करता है। ये बिल्कुल सही। लोकायुक्त संस्था मुख्य रूप से भ्रष्टाचार निरोधक है, लेकिन सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही। ये सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं, कुछ राज्यों में इसकी स्थापना हुई है, कुछ में नहीं। महाराष्ट्र में लोकायुक्त 1971 में स्थापित हुआ, जो सबसे पुराना है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका 1, 2, 3 तीनों सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई, जो जनजाति विकास पर फोकस करता है। फ्रेंड्स, ये 2003 में हुई थी। पहले जो इसके पहले 2003 से पहले जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये दोनों के लिए एक संयुक्त आयोग था। लेकिन 89 संविधान संशोधन के माध्यम 89 संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उससे हटाकर अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। दोनों को सेपरेट कर दिया गया 89 संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये सही, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2004 दे दिया, जबकि 2003 होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों की निगरानी करता है, लेकिन निजी क्षेत्र को शामिल नहीं करता। बिल्कुल सही, ये सरकारी क्षेत्र का निगरानी करता है। लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ, लेकिन 2023 में पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। क्या कह रहा है, लोकपाल अधिनियम 2013 में पारित हुआ, लेकिन 2023 तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। बिल्कुल सही, 2023 तक ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, 23 में जाके लागू हुआ। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन का आंसर सही हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सत्य नहीं यानी असत्य है। इसकी स्थापना 1952 में हुई, जो योजना आयोग की सलाह पर आधारित है। बिल्कुल सही। यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय करती है। बिल्कुल सही, लेकिन नीति आयोग के बाद भंग हो गई। गलत, भंग नहीं हुई, अभी भी ये चल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें सभी मुख्यमंत्रियों की भागीदारी होती है। बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है, सॉरी, सत्य नहीं है। सत्य नहीं यानी असत्य पूछा है। फ्रेंड्स, यही गलती होती है जल्दीबाजी में। तो ये आपका सत्य था, ये असत्य था, ये सत्य था। तो असत्य पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नि- गुजरात में ये दिया है, गुजरात में राज्य मानवाधिकार आयोग 2006 में स्थापित हुआ, जो राष्ट्रीय आयोग से पहले। कैसे, राष्ट्रीय आयोग 1993 में स्थापित हुआ, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आयोग हुआ ना। गुजरात मानवाधिकार तो इसके बाद में संचालित हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। ये आयोग केवल जांच कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, जो ये मानवाधिकार आयोग है केवल जांच करते हैं, ये दंड नहीं दे सकते। सभी राज्यों में ये आयोग अनिवार्य हैं। गलत, यही गलत दे दिया। सभी राज्यों में ये आयोग अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ में लोकायुक्त के साथ विलयित है। इतना पार्ट तो सही है, लेकिन ये गलत दे दिया, अनिवार्य दे दिया, जबकि अनिवार्य नहीं है। तो ये पूरा गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो ये भारतीय जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं और इनकी स्थापना का वर्ष दिया है। तो राजनीतिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सबको मालूम है, 1885 में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। तो एक का आपका 2 हो जाएगा। फिर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये 1925 में हुई थी, मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत। तो बी का आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा यही ऑप्शन सी सही हो गया। और मिला लेते हैं। बहुजन समाजवाद पार्टी की स्थापना हुई थी, ये 1984 में दलित उत्थान के लिए। और आम आदमी पार्टी की स्थापना, ये सबको मालूम है, ये हुआ था 2012 में भ्रष्टाचार निरोध के अधिनियम में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133, इस ये भी आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। ये कानून संशोधन दिया है एक तरफ, और एक तरफ लागू और उद्देश्य, वर्ष और उद्देश्य दिया, किस वर्ष में लागू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था, ये दिया है। तो आपका मिलान करना है। दल बदल निषेध अधिनियम, ये हुआ था आपका 52वां, ये सॉरी, ये दल बदल निषेध कानून जो था, ये आपका 1985 में हुआ था। ये सही है। और ये दूसरा क्या, 91 संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ये आपका 2003 में हुआ था। दल बदल
को सख्त किया गया था। तो आपका ए का 2 हो जाएगा, एक ही यहाँ है, और बी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और मिलान कर लेते हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये 1989 में शुरू हुआ और चुनाव आयोग द्वारा हुआ था। ये भी सही है, यहाँ सही है। फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये सबको मालूम है, 1951 में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की संख्या 2000 से अधिक है, लेकिन केवल 6 राष्ट्रीय दल हैं। बिल्कुल सही। दल बदल कानून के तहत यदि सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है तो अयोग्य है, लेकिन स्वतंत्र मतदान पर नहीं, गलत। अगर वो पार्टी से स्वतंत्र होकर मतदान भी करता है तब भी वो अयोग्य माना जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। चुनाव आयोग दल प्रतीकों को फ्रीज कर सकता है, जैसा कि आरजेडी मामले में 1947 में हुआ था। ये भी सही है। तो आपका कौन सा कथन सत्य है तो पूछा है, तो आपका हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन दिया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना करता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसी है। बिल्कुल सही। तो ये आपका कथन सही है और कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 36 का देख लेते हैं क्या दिया है। जो एक संवैधानिक पद दिया है और उसका उद्देश्य क्या है, किस अनुच्छेद में क्या उद्देश्य है। मुख्य चुनाव आयोग, ये आपका 324 में आता है और चुनाव का ये सुपरविजन करता है। तो एक का आपका 3 हो जाएगा। फिर बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपके आते हैं अनुच्छेद 148 में वित्तीय लेखा परीक्षा करते हैं। तो बी का आपका 1 हो जाएगा, बी का 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सी का आपका 2 हो जाएगा, ये भी मैच कर लेते हैं। अनुच्छेद 46 में आते हैं और लोक सेवा आयोग आपका होता है अनुच्छेद 315 और भर्ती एवं पदोन्नति का उद्देश्य है इसका। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन मूल संरचना के सिद्धांत से सीमित करता है। बिल्कुल सही। इसमें पूछा क्या, असत्य नहीं यानी सत्य पूछा है। अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विशेष दर्जा देता है, जहां मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। गलत। मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है, मुख्यमंत्री का सीएम का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ दे दिया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, लेकिन 2019 में यह समाप्त हो गया। तो ये सही है। तो आपका असत्य नहीं यानी सत्य है। तो सत्य कौन सा है, 1 और 3। 1 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 352 से संबंधित सत्य नहीं है यानी असत्य है। यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा करता है, जो युद्ध या विद्रोह पर आधारित है। एकदम सही। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 नहीं, गलत। ये 20 और 21 दोनों नहीं निलंबित होते हैं, यहाँ केवल 21 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद की मंजूरी 1 महीने में आवश्यक है, अन्यथा समाप्त। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको जब संसद उसको राष्ट्रपति उसको जब घोषणा उसकी करता है, तो उसकी घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक है, नहीं तो वो आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। पूछा क्या, सत्य नहीं है यानी असत्य पूछा है। तो आपका असत्य कौन सा है, केवल 2। केवल 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज अनुच्छेद 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 से सीमित। बिल्कुल सही। जो अनुच्छेद क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये हम लोग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अनुच्छेद जो 19 क्लॉज 2 है, इसके तहत जो राज्य है इस पे कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये सही है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। बिल्कुल सही। जो विदेशियों पर लागू नहीं होता, गलत। ये विदेशियों पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति मूल अधिकार प्रवर्तन के लिए।
जो अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है रिट जारी करता है, किसके लिए? मूल अधिकारों को लागू करने के लिए। तो ये भी सही है। तो पूछा क्या है? पूछा कि निम्नलिखित विचार जो मौलिक अधिकार से जुड़े हैं, तो ये भी सही है, गलत है, ये सही है। तो इसमें कुछ पूछा ही नहीं, जुड़े क्या है, तो ये आपका सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है जो सरल बहुमत से संभव नहीं है। बिल्कुल सही। जो सरल मतलब साधारण, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, लेकिन जब 368 के अंतर्गत संशोधन होता है तो ये विशेष बहुमत से होता है, न कि साधारण बहुमत से। तो ये दे रहा है जो सरल बहुमत से संभव नहीं है। बिल्कुल सही है। मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में उमरा जो संसद की संशोधन शक्ति को सीमित करता है। बिल्कुल सही। संसद को संशोधन की क्षमता सीमित करता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, लेकिन दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में। तो आपका ए सही हो जाएगा। ए और दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद, ये मौलिक कर्तव्य दिया है, उसका अनुच्छेद दिया। पर्यावरण संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 51A क्लॉज जी में प्रकृति संरक्षण से संबंधित है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसमें है मिलता है? आपका अनुच्छेद 51A क्लॉज एच में है, मानववाद विकास से संबंधित है। तो ये इससे मैच है, इसमें मैच है। सार्वजनिक संपत्ति रक्षा, ये आपका अनुच्छेद 51A क्लॉज आई में है, हिंसा का त्याग। राष्ट्रीय ध्वज सम्मान, ये आपका अनुच्छेद 51A क्लॉज ए में है, प्रतीक का सम्मान। चारों सीधे सीधे मैच हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य नहीं यानी सत्य पूछा है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए रिट, जो मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 262 से व्यापक है। लेकिन जो उच्च न्यायालय है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। और जो ये उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 है, ये अनुच्छेद 232 से व्यापक है। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, वो क्या करता है? केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी करता है। लेकिन जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, वो मूल अधिकार प्लस सामान्य जो दूसरे संवैधानिक अधिकार या लीगल अधिकार हैं उसके लिए भी रिट जारी करता है। तो जो उच्च न्यायालय का जो रिट जारी करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से यानी अनुच्छेद 32 से व्यापक है। तो ये सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, लेकिन इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित नहीं, गलत। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कह रहा है कि इंटरनेट शटडाउन से प्रभावित नहीं होता, गलत। क्यों नहीं प्रभावित होता? जब इंटरनेट शटडाउन रहेगा तो आदमी ऑनलाइन अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होगी इंटरनेट शटडाउन से, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 गोपनीयता का अधिकार शामिल पुट्टुस्वामी मामले में। 2017 में जो पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेसी यानी जो गोपनीयता का अधिकार है उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना दिया है। ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सत्य नहीं, असत्य नहीं यानी सत्य, तो सत्य हो जाएगा आपका 1 और 3, 1 और 3 ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कथन कारण वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का निर्देश देता है लेकिन लागू नहीं करता, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की संहिता की बात है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि राज्य इसको लागू ही करे, ये कोई बाध्यकारी नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। यह डीपीएसपी, ये इसका समझ हिंदी वर्जन नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। ये क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी कॉन्फ्लिक्टिंग विथ रिलीजियस फ्रीडम। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो समान नागरिक संहिता है वो डीपीएसपी का पार्ट है, लेकिन स्वतंत्रता
धार्मिक स्वतंत्रता से संघर्ष करता है, बिल्कुल सही। जो समान नागरिक संहिता है ये कहता है कि सिविल मामलों में जो हिंदू, मुस्लिम, जो भी ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हैं, सब एक समान कानून का पालन करेंगे। जब वो एक समान कानून का पालन करेंगे तो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से संघर्ष जरूर होगा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम है वो चाहेंगे कि मेरा जो सिविल मामला है, जैसे शादी विवाह तलाक, ये शरीयत कानून के तहत लागू हो। हिंदू चाहेंगे मेरा हिंदू सक्सेशन नियम के तहत लागू हो। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से संघर्ष हो जाता है इसका समान नागरिक संहिता से। तो ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ये आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ये जस्टिसिएबल नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डीपीएसपी का अनुच्छेद दिया है, उद्देश्य दिया है। अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? ये ग्राम पंचायत को मजबूती देता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि कुटीर उद्योग की स्थापना होगी। जब छोटे छोटे कुटीर उद्योग की स्थापना होगी तो ग्राम पंचायत मजबूत होगी। तो 1 का 2 यहाँ है, यहाँ है। अनुच्छेद 47 ये पोषण स्तर में सुधार की बात करता है। तो ये बी का 3 हो जाएगा, यहाँ है बस। ऑप्शन डी ही सही होगा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का जो कार्यपालिका से पृथक्करण है, ये सी का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में क्या किया गया? संसाधनों का वितरण दिया है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ही सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 36 डीपीएसपी परिभाषा बताता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 37 गैर परिवर्तनीय लेकिन मौलिक, ये बता रहा है कि अनुच्छेद 37 कहता है कि जो डीपीएसपी है वो गैर परिवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। मतलब इनका अगर उल्लंघन होता है तो कोर्ट इसको लागू नहीं करा सकता मौलिक अधिकार के जैसे। तो लेकिन ये क्या है? अपने आप में शासन के लिए मौलिक है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, तो आपका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य नहीं है, यानी सत्य है? सत्य पूछा है। अनुच्छेद 45 बच्चों को मुफ्त शिक्षा आरटीआई से प्रवर्तनीय कराता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 46 एससी एसटी की उत्थान की बात करता है लेकिन आरक्षण नहीं, गलत। ये आरक्षण देंगे तभी तो एससी एसटी का उत्थान होगा। अनुच्छेद 49 क्या करता है? स्मारकों का संरक्षण देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? असत्य नहीं यानी सत्य है, तो आपका 1 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून के तहत यदि दल का 2/3 सदस्य विलय करता है तो अयोग्य नहीं होता है, बिल्कुल सही। अभी जो राघव चट्टा वाला केस है यही कह रहा है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी अन्य पार्टी मिल जाते हैं तो वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य नहीं होते हैं, तो ये सही हो जाएगा, अयोग्यता नहीं होती है। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग से पंजीकरण अनिवार्य है लेकिन राष्ट्रीय राज्य स्तर का दर्जा वोट प्रतिशत पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय को जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राज्य स्तर की पार्टी है, ये उनके वोट प्रतिशत पर निर्धारित करता है। जैसे उनको वोट प्राप्त होता है उसी के अकॉर्डिंग वो राष्ट्रीय राज्य स्तर की पार्टी बन जाती हैं, तो ये भी सही है। 2003 के संशोधन ने दल बदल में 1/3 नियम को हटा दिया जिससे शक्ति बढ़ी, बिल्कुल सही। पहले जो ये 2/3 का नियम था ये पहले 1/3 था। पहले ये था 2003 से पहले कि अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी पार्टी में मिल जाएंगे तो वो अयोग्य नहीं, दल बदल के अनुसार अयोग्य नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसे 1/3 जो संख्या बहुत कम है, तो बहुत तेजी से लोग क्या करने अपना पार्टी बदलने लगे। तो इसको और सख्त बनाने के लिए 2/3 का नियम लगा दिया गया। इसमें ये कहा गया कि जब 2/3 सदस्य जब दूसरे पार्टी में जाएंगे तब वो अयोग्य नहीं कहलाएंगे। तो इसकी तुलना में ये संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा ये 2003 के संशोधन में दल बदल में 1/3 नियम हटा देने से शक्ति बढ़ी, ये शक्ति बढ़ी, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 दोनों तीनों सही है, तो 1 2 3 तीनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। छावनी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, यानी असत्य पूछा है। इसका गठन कार्यकारी संकल्प द्वारा किया जाता है, गलत। इसका गठन जो होता है छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है, तो ये कार्यकारी संकल्प द्वारा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा तो यही सही हो जाएगा। यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है, सही। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या हेतु तो नगर पालिका प्रशासन के लिए की जाती है, ये भी सही है। यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही। क्यों सांविधिक है? क्योंकि ये छावनी
बोर्ड अधिनियम 1924 के अंतर्गत इसका निर्माण किया था। जब किसी एक्ट के अंतर्गत किसी बॉडी का निर्माण किया था तो वो सांविधिक निकाय हो जाती है, स्टेचुटरी बॉडी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना 1949 में हुई, जो तमिल राष्ट्रवाद पर आधारित है। गलत, ये भाषा पर आधारित है, तमिल भाषा पे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 1998 में ममता बनर्जी द्वारा गठित, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में केंद्रित है। बिल्कुल सही है। 1998 कांग्रेस से अलग होकर क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी बनी, जो मुख्यतः पश्चिम बंगाल में केंद्रित है, तो ये सही हो जाएगा। शिवसेना की स्थापना 1966 में बाल ठाकरे द्वारा हुई, लेकिन 1919 में 2019 में यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनडीए में से अलग हुई, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा असत्य नहीं यानी सत्य है, तो आपका 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लोकायुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होना चाहिए, एकदम सही। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये भी सही। लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष का है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है 8 वर्ष का, ये भी सही। तो प्रयुक्त तीनों सही है। फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।